हेलो दोस्तों, मैं हूं नवनीत राज और लॉरेंस एकेडमी में आपका बहुत स्वागत है। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा ब्रह्मांड। अगर हम ब्रह्मांड के बारे में बात करें तो ब्रह्मांड एक विशाल अंतरिक्ष है जिसमें अणु से लेकर विशाल गैलेक्सीज सम्मिलित होती है। इस ब्रह्मांड में 100 अरब से ज़्यादा भी गैलेक्सीज है और प्रत्येक गैलेक्सीज में 100 अरब से ज़्यादा तारे मौजूद होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का स्टेटस इस ब्रह्मांड में क्या है। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति एकमात्र बिंदु से ज़्यादा कुछ और नहीं है। अगर हम अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो हम बेल्जियम के एक खगोल शास्त्री जिनका नाम जॉर्ज लेमैत्री था, उनकी सिद्धांत या उनके नियम को आधार मान सकते हैं, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं या एक बृहद विस्फोट सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत का दूसरा नाम है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी इसे कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, मतलब एक्सपेंड हो रहा है। और इसका प्रमाण किसने दिया? एडविन हबल ने दिया 1929 में। उन्होंने सिंपल सा ये कहा कि जो आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही है और इस घटना को उन्होंने नाम दिया रेड शिफ्ट का। उनके परीक्षणों से हमें ये पता चलता है कि मंदाकिनियाँ जितनी दूर जाती है वे उतनी ही तेज़ी से एक दूसरे से दूर भी भाग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मंदाकिनी के भागने की गति है, मतलब एक दूसरे से दूर जाने की गति है, और उनके बीच की दूरी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपातिक है। इसे हम हबल नियम या हबल नियतांक, हबल कांस्टेंट भी कहते हैं। अब हम अगर बिग बैंग की अवस्थाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें रॉबर्ट वैगनर की व्याख्या को आधार मानना चाहिए, जिनके अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग पॉइंट है बिग बैंग का, उससे पहले एक सभी पदार्थ एकाकी परमाणु के रूप में ही घनीभूत अवस्था में थे, कांस्टेंट पोजीशन में थे, जिसमें अनंत इन्फानाइट टेम्परेचर और द्रव्यमान घनत्व था। बट इसका जो आकार था वो बिल्कुल ही टाइनी यानी सूक्ष्म आकार का था। पर इसमें अत्यधिक संकेंद्रण होने के कारण इसमें एकदम से विस्फोट हो गया, आकस्मिक विस्फोट हो गया, और इसी विस्फोट का नाम क्या दिया गया? बिग बैंग का नाम दिया गया। और इस विस्फोट होने के कारण अनेक खंडों में यह परमाणु टूट गया, यह खंड टूट गया और हज़ारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरे ब्रह्मांड में क्या होने लगा? गतिमान होने लगा। एक अनुमान के मुताबिक अगर हम इस ब्रह्मांड की आयु का पता करना चाहते हैं या बिग बैंग थ्योरी आज से कितनी साल पहले हुई इसका पता करना चाहते हैं, तो वैज्ञानिक मानते हैं कि यह घटना 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। इस घटना के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा भी निकली और यह इसमें से कुछ ऊर्जा पदार्थ में बदल गई और उसे क्या कहते हैं? काले पदार्थ में बदल गई और उसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ब्रह्मांड का स्वरूप कैसा होता है। सबसे पहले हम जानेंगे गैलेक्सी या मंदाकिनियों के बारे में। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो गैलेक्सीज तारों का एक सुनियोजित समूह होता है जिसे क्या कहते हैं? गैलेक्सीज। और प्रत्येक गैलेक्सी अलग अलग आकार की होती है और जो पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों संख्या है, इनकी अनगिनत है। और इन मंदाकिनियों के अंदर लाखों करोड़ों अरबों खरबों तारे होते हैं और इन तारों के इर्द गिर्द अनगिनत ग्रह चक्कर लगाते हैं। और जो हमारा सूर्य, जो कि एक तारा है, वो जिस मंदाकिनी में आता है उसे आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। अब हम अपनी आकाशगंगा गैलेक्सी मिल्की वे जिसे कहते हैं उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इसका आकार स्पाइरल या सर्पिलाकार है और इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। और यह घूमती कैसे है? यह काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही है। इसके केंद्र में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जो इसका केंद्र है और हमारे सूरज की इस केंद्र से दूरी 23,000 प्रकाश वर्ष है। हमारी गैलेक्सी के सबसे नज़दीक की गैलेक्सी को हम देवयानी या एंड्रोमेडा कहते हैं। और आकाशगंगा के सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार है। इसका अन्य नाम लुब्धक भी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे
सौरमंडल का सबसे नज़दीक का तारा है, जिसकी दूरी लगभग 4.52 प्रकाश वर्ष है। इसके बाद किसका नंबर आता है? अल्फा सेंचुरी का। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसके क्या साक्ष्य है, इसके क्या प्रमाण हैं? तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये हो सकता है कि जो आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज, वो एक दूसरे से दूर जा रही है, जो इसका ठोस सबूत है कि ब्रह्मांड कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है। और इस दावे की पुष्टि के लिए नासा ने 2001 में मैप परियोजना, जिसका पूरा नाम माइक्रोवेव अनिसोट्रॉपी प्रोब है, उसको शुरू किया था। जो मैप है एक मैन मेड खोजी उपग्रह है और इसका काम पिक्चर क्लिक करना है और इन पिक्चरों के माध्यम से वो बिग बैंग की पुष्टि करता है। इस आधार पर 2013 में नासा ने इस ब्रह्मांड की आयु कैलकुलेट की थी 13.78 वर्ष पूर्व। और इस अभियान के प्रमुख वैज्ञानिक थे डेविड विल्किंसन थे। 2010 में एक अन्य प्रयोग हुआ था, जिसे सर्न या यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ब्रह्मांड की रचना के रहस्यों को जानना और कि किस तरह यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और किस तरह बिग बैंग थ्योरी एक्सपेंड हुई। और इसके लिए जनेवा में पृथ्वी के अंदर 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइडर नामक प्रयोग किया गया। इस प्रयोग में सिंपल जो प्रोटॉन बीम है उन्हें क्या किया गया, लाइट की स्पीड से एक दूसरे से टकराया गया और इस टकराने के कारण गॉड पार्टिकल या डार्क मैटर की उत्पत्ति की गई और इसी गॉड पार्टिकल को हम ब्रह्मांड का बेसिक यूनिट मानते हैं। और इस तरह बिग बैंग घटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तब से लेकर यह निरंतर एक्सपेंड हो रहा है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बिग बैंग विस्फोट से पहले एक सिंगल परमाणु खंड था और जिसमें विस्फोट होने के बाद यह एक्सपेंड करता जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि तारे क्या होते हैं और इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है। अब सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो तारे ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं। और ये बने किससे होते हैं? ये बने होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के विशालकाय बादलों से। इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन और लौह एवं अन्य भारी तत्व मौजूद होते हैं, जो क्रमशः 70%, 28%, 1.5% तथा 0.5% मात्रा में विद्यमान होते हैं। तारे में हाइड्रोजन निरंतर हीलियम में बदलती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, बड़ी मात्रा में ऊष्मा, ताप और प्रकाश का उत्सर्जन होता रहता है। ये तो हमने जान लिया कि तारे क्या होते हैं और किससे बने होते हैं। अब हम इसके वर्गीकरण भी कर लेते हैं कि आकार, रंग और चमक के आधार पर हम तारों को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपल सा आंसर इसका है कि 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। किस किस में? पहला लाल, सफ़ेद और नीला तारा। इसमें जो लाल है वो सबसे कम तापमान वाले होते हैं और इनका साइज सबसे बड़ा होता है। इससे अधिक फिर तापमान होता है सफ़ेद का और फिर नीले तारे आते हैं जिनका साइज़ छोटा होगा। इसी तरह एग्जांपल लेते हैं हम एक ध्रुव तारे का, और जो हमेशा क्या होता है, हमारी नॉर्थ साइड में, नॉर्थ दिशा में ही स्थिर रहता है, जिस कारण प्राचीन समय में लोग अगर दिशा को जानना होता था तो ध्रुव तारे की मदद से वो दिशा मतलब डायरेक्शन का ज्ञान ले लेते थे। अब हम देखते हैं कि जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जो कि पश्चिम से पूरब की है, तो तारों की डायरेक्शन क्या होगी मूवमेंट की? तो उनकी डायरेक्शन पूरब से पश्चिम होगी, जो कि पृथ्वी की घूर्णन की डायरेक्शन की ऑपोजिट है। अब हम देखेंगे तारे की उत्पत्ति के बारे में। तारे की उत्पत्ति के कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है गुरुत्वाकर्षण बल से जो धूल और गैस के बादल है उनका सिकुंडन हो जाता है, कंप्रेशन हो जाता है उनका एक गोले के आकार में। दूसरा है गति, तीसरा है उच्च तापमान, चौथा है संलयन अभिक्रिया।
इसके बाद हम देखेंगे तारे की विकास की अवस्थाएं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार में तारे के विकास की यह प्रथम अवस्था होती है, जिसमें तारे का निर्माण होता है। अब इस अभिक्रिया में क्या होगा? इस अभिक्रिया में धूल और गैस के बादल जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं निहारिकाओं में। निहारिकाएँ क्या होती है? ये खगोलीय नर्सरी होती है, जहाँ पर आपका तारे का निर्माण होता है। अब ऐसे ही धूल और गैस के बादल जब गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ जाते हैं और उनमें अधिक कंप्रेशन होता है, उनमें अधिक कंप्रेशन होगा, जिसके कारण वे पिंडों में बदल जाएंगे और प्रोटोस्टार का निर्माण कर देंगे। और इसके बाद तारे की मुख्य अवस्था में प्रोटोस्टार प्रवेश करता है। अब प्रोटोस्टार से तारे का निर्माण कैसे होगा? जब प्रोटोस्टार में गुरुत्वाकर्षण बल और ज़्यादा उस तारे को कंप्रेस करेगा और जिसके कारण हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे से टकराने लगेंगे और उसमें क्या होगा? फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यह अभिक्रिया लाखों वर्षों तक यूं ही निरंतर बनी रहती है। जब तक सूरज के आकार में तारा पहुंचता है, उसके बाद वह 10 बिलियन वर्ष तक इसी ही अवस्था में रहेगा। अब तीसरी स्टेज आती है मृत्यु की ओर अग्रसर होना। जब लंबे अंतराल तक तारा इस स्टेज में रहता है, तो उसकी हाइड्रोजन धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और वह मृत्यु की ओर अग्रसर होने लगता है। किसी भी तारे की जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करती है। जितना बड़ा वो तारा होगा, उतनी ही कम उसकी जीवन अवधि होगी। अब नेक्स्ट अवस्था आती है रेड जाइंट या लाल दानव अवस्था। जैसे ही तारा अपनी वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, मतलब जैसे ही वो बूढ़ा होने लगता है, तो उसके कोर के अंदरूनी भाग में जो हाइड्रोजन होगी वो क्या हो जाएगी? पेरिश, यानी मतलब ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। जिसके कारण क्या होगा? हाइड्रोजन से जो हीलियम बनने की प्रक्रिया है, जिसे हम फ्यूज़न प्रक्रिया कहते हैं, वो रुक जाएगी और तापमान क्या होगा? बढ़ने लगेगा। इससे जो तारे का कोर है वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। यद्यपि जो बाहरी परत है वहाँ भी हाइड्रोजन विद्यमान होती है और क्या होगी? संलयन या फ्यूज़न प्रक्रिया क्या होगी? निरंतर चलती रहेगी। जिसके कारण क्या होगा? बाहरी सतह तो फैलने लगेगी और अंदरूनी सतह जो कोर होगी उसकी वो क्या होगी? सिकुड़ने लगेगी। जिसके कारण तारा ठंडा होता जाएगा और उसका साइज़ बढ़ता ही जाएगा। और इस अवस्था को क्या कहेंगे हम? रेड जाइंट या लाल दानव अवस्था कहते हैं। अब लाल दानव अवस्था के बाद तारे की अगली अवस्था उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। अब वो कैसे करेगी ये हम देखेंगे। पहले हम एक पिक्चर देखेंगे जिसमें जो फर्स्ट है इसको कहते हैं वाइट डवार्फ, और जो ये है ये आपका न्यूट्रॉन तारा है, और 4 नंबर वाली पिक्चर में आपका ब्लैक होल है। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यदि तारे का द्रव्यमान सौर द्रव्यमान के 1.44 गुना सीमा के अंदर है, तो वह श्वेत वामन कहलाएगा। उसको क्या बोलेंगे? वाइट डवार्फ। इसमें तारे का द्रव्यमान तो सूरज जितना होगा, पर उसका आकार क्या होगा? पृथ्वी जितना होगा, और उसका गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा होगा। अब दूसरी स्टेज आती है श्वेत वामन अवस्था में। जब तारा होगा तो उसमें 2 तरह के विस्फोट हो सकते हैं, या नोवा या फिर सुपरनोवा। अब नोवा विस्फोट क्या होता है? नोवा विस्फोट में सिर्फ तारे की जो सतह होगी उसी में ही विस्फोट होगा, बल्कि जबकि सुपरनोवा विस्फोट में पहले क्या होगा? कोर सिकुड़ेगी और उसके बाद सतह में विस्फोट होगा। अब तीसरी स्टेज ये है, यदि सुपर नोवा और नोवा विस्फोट वाले तारे का सौर द्रव्यमान 1.44 से लेकर 3 गुना तक है, तो उसका सिकुड़ना तब तक जारी रहेगा जब तक उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन तारा नहीं बना देते हैं। अब घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को हम क्या कहते हैं? पल्सर। ये पिक्चर, सेकंड वाली पिक्चर, इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन तारा। और जो फर्स्ट है वाइट कलर का तारा दिख रहा है, इसको बोलते हैं वाइट डवार्फ, श्वेत वामन। और फोर्थ है, यदि नोवा या सुपरनोवा विस्फोट वाले तारे का सौर द्रव्यमान 3 गुना से ज़्यादा होगा, तो वो क्या कहलाएगा? ब्लैक होल या कृष्ण विवर में बदल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।